नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू चौधरी इकोनॉमिक्स। आज मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड की यूकेपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का पेपर। ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। पीजीटी या एपी स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है उसके लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हेल्पफुल होगा। जो पीजीटी एग्जाम्स आ रही हैं, राजस्थान की आ रही हो या उत्तराखंड की आ रही हो या यूपी की आ रही हो, उनके लिए हेल्पफुल होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सेट एग्जाम जो होती है हर स्टेट की, और नेट एग्जाम है उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा चौधरी इकोनॉमिक्स टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड करके खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो बेस्ट तरीका होगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, वीडियो पॉज करके खुद सोल्व कीजिए क्वेश्चन पहले, और फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए। एंड जो नई चीज़ आपको लगे वो नोट्स में लिखिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नई चीज़ इसमें ज़रूर मिलेगी। अच्छा पेपर है। चलिए पेपर पर चलते हैं। ठीक है, ये पेपर है। ये इसका जो डेट है आप देख सकते हो। हाँ, 29 अक्टूबर 2017 का है। और ये डी डी सीरीज वाला मैं सोल्व करवा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन है। पहले इंग्लिश में है और फिर हिंदी में, मतलब हर एक पेज पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। तो इंग्लिश वाले से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन अपना हिंदी में मिक्स में रहेगा। और जो डायरेक्ट एग्जैक्ट जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके ऐसे यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में ही करेंगे। जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश की बोलूँगा। तो आपको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे तो इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी रिसर्च करने के लिए। तो कृपया करके अभी से सीखना स्टार्ट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया मल्टीप्लायर का। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इन द केस ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। सो एक होता है मनी मल्टीप्लायर, सिंपल मल्टीप्लायर होता है। तो सिंपल मल्टीप्लायर होता है 1/1 - MPC। ठीक है। और मनी मल्टीप्लायर होता है 1/1 रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। ठीक है। और सुपर मल्टीप्लायर होता है, सुपर मल्टीप्लायर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सुपर मल्टीप्लायर क्या होता है, ये हिक्स ने दिया था, और ये सिंपल मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर इफेक्ट को कंबाइन करता है। सो एक्सीलरेटर इफेक्ट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम कितनी बढ़ती है, ये तो हो गया मल्टीप्लायर। और इनकम से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ता है, ये हो गया एक्सीलरेटर। सो दोनों को कंबाइन करता है, वो है सुपर मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला है 1/1 - MPC -MPI। ठीक है। और सिंपल मल्टीप्लायर में ओनली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, जो करंट इनकम एंड आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं है। और सुपर मल्टीप्लायर में ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। मल्टीप्लायर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम कैसे बढ़ती है वो देखा जाता है, और एक्सीलेटर में इनकम बढ़ने से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है लोगों की। दिस साइकिल ऑफ हायर स्पेंडिंग, हायर इनकम एंड ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर इंटरेक्शन, और उसको लिवरेज इफेक्ट भी बोलते हैं। और सुपर मल्टीप्लायर की वैल्यू मनी मल्टीप्लायर से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट छोटा होता है ना, -MPI हो गया तो। और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर 1 इसलिए होता है, इसका और देख लेते हैं। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज फाइनेंस्ड बाय टैक्स। अगर हम बोलते हैं डेल जी इक्वल टू डेल टी, कि गवर्नमेंट खर्च कर रही है और पूरा टैक्स से लेके खर्च कर रही है, तो जितना खर्च करती है उसी के प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसा 1 कैसे होता है, क्योंकि एक मल्टीप्लायर है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, जो कि 1/1 - MPC होता है। और टैक्स मल्टीप्लायर अगर इसमें जोड़े वो होता है -MPC 1 - MPC। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक आएगा।
सो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इस पे। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर एक होता है, आप सबको पता होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन एन इकोनॉमी। ठीक है, सो इसमें मॉनेटरी मेजर्स, डायरेक्ट कंट्रोल्स, फिस्कल मेजर्स और ऑल ऑफ द अबाउट टेकन टुगेदर। सो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट कंट्रोल्स में आते हैं प्राइस कंट्रोल, वेज कंट्रोल्स और रैशनिंग, यानी कि क्वांटिटी को फिक्स करना शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए। मॉनेटरी मेजर्स में आते हैं इंटरेस्ट, मनी सप्लाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन, डिफिसिट फाइनेंसिंग। फिस्कल मेजर्स में आते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड डिफिसिट फाइनेंसिंग, जो दोनों में आता है। तीसरे पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज ए शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड जो है, आपको पता है कि y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो शिफ्ट इनसे अगर ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो ऊपर नीचे चेंज होगा। ठीक है, तो कंजम्पशन है यहाँ पे सी, इन्वेस्टमेंट है आई, इंपोर्ट है एम और एक्सपोर्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो क्या नहीं है, प्राइसेस नहीं है। तो प्राइस जो है वो शिफ्ट नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ज्यादा कचरा तो नहीं हो जा रहा है। विच चौथे पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बिजनेस साइकिल्स। सो इसमें है द फ्लक्चुएशंस आर वेव लाइक मूवमेंट, करेक्ट लग रहा है। फ्लक्चुएशंस आर रिकरेंट इन नेचर, ऐसा होता है ना बिजनेस साइकिल, तो रिकरेंट बार बार वापस आ रहा है। द अप स्विंग्स एंड डाउन स्विंग्स आर क्यूमुलेटिव इन देयर इफेक्ट्स। सो अप स्विंग एंड डाउन स्विंग, अप स्विंग जो हो गई ये वाली, पूरा यहाँ से गया, और फिर डाउन स्विंग ये वाली की क्यूमुलेटिव जुड़ती जाती है, ऊपर तक ऊपर पड़ता जाता है, ये भी ठीक लग रहा है। अप स्विंग्स एंड डाउन स्विंग्स आर सीजनल इन नेचर, तो ये सीजनल नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे नहीं कि एक सीजन के बेस पे अप स्विंग और डाउन स्विंग हो गया। तो इसमें डी हो जाएगा, कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू रेशनल, पांचवे में चलते हैं, अकॉर्डिंग टू रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी गवर्नमेंट्स एंटिसिपेटेड पॉलिसी विल फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, कुछ लोग बेवकूफ बन जाएंगे हमेशा। फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सभी लोगों को बेवकूफ बना देंगे कभी ना कभी तो। नेवर फूल एनीबडी और फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। सो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन है ये, सॉरी रेशनल एक्सपेक्टेशन है ये। रेट टैक्स जो बोलता है, रेशनल एक्सपेक्टेशन के अनुसार लोग डिसीजन लेते हैं मार्केट में बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और पास्ट ट्रेंड से सीखते भी हैं, दोनों काम करते हैं। मतलब लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन सजेस्ट करती है कि पीपल विल बी रोंग समटाइम्स बट ऑन एन एवरेज दे विल बी करेक्ट। सो लोग हैं, सारे लोग कभी ना कभी तो बेवकूफ बनेंगे, पर इन जनरल कभी ना कभी बनेंगे, पर इन जनरल वो करेक्ट होंगे। तो इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द जीएनपी एंड जीडीपी इज बिकॉज ऑफ, सो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो जीएनपी हो जाएगा रेजिडेंट्स जो है, इंडियंस हैं, उन्होंने कितनी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करा। जीडीपी हो जाएगा इंडिया की इकोनॉमिक बाउंड्री में रेजिडेंट्स प्लस नॉन रेजिडेंट्स ने कितना उत्पादन करा। और एनएफआई हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फॉरेनर्स, इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स विद इन द कंट्री, कि जो भारतीय हैं, एनआरआई हैं, उन्होंने विदेशों में कितनी इनकम कमाई माइनस विदेशियों ने इंडिया से कितनी इनकम कमाई। सो एनएफआई ये है वो इंडिया का हमेशा रहता है नेगेटिव, ये क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, नेगेटिव रहता है जनरली एनएफआई ये। तो नेगेटिव रहने का मतलब है कि जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी, इंडिया की जनरली ये रहती है। और जीडीपी और
नेगेटिव क्यों रहता है एनएफआईए? क्योंकि विदेशी लोग इंडिया से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। जैसे इंडिया में एफडीआई आती है, एफपीआई आ रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर, फ्लिपकार्ट, हर एक जो स्टार्टअप आ रहा है उसमें बाहर के लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि बाहर के लोग अमीर हैं, इंडिया अभी गरीब देश है, तो यहाँ पे कमाई के साधन है, तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडियन बाहर जाते हैं तो वो नौकरी के लिए जाते हैं, और वो एक एक बंदा रिमिटेंस भेजता है, कम पैसे भेज पाता है, और वहाँ वाली बड़ी से बड़ी कंपनी आके सीधा पूरा इन्वेस्ट कर देती है। तो जो यहाँ से इनकम कमाते हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेज जो कमाते हैं, तो वो ज़्यादा कमाते हैं। उसकी वजह से जीडीपी ज़्यादा होती है इंडिया की, और जीएनपी कम होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इजी क्वेश्चन है। जस्ट द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज, सो चेयरपर्सन जो जीएसटी काउंसिल की करंटली है अपनी, निर्मला सीतारमन जी हैं, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। और नीति आयोग का अगर चेयरमैन देखें तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स इन जीएसटी? सो देखो, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इजी है कुछ। सो मैक्सिमम रेट आपको पता है 28% है। चार रेट है, 5%, 12%, 18 और 28%। और 28% जीएसटी लगता है लग्जरी आइटम्स पे, जैसे एसी, फ्रिज, सिगरेट, कार्स, हाई एंड मोटरसाइकिल्स एंड चॉकलेट्स, उन पे 28% लगता है। ठीक है। नाइन्थ पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज बीन अबॉलिश्ड इन यूनियन बजट 2017-18? सो देखो, ये 2017 का पेपर है, तो कुछ तीन चार क्वेश्चन है जो कि करंट के आए हुए हैं। सो इस पे अपने को ध्यान नहीं देना है। वैसे इसका ऑप्शन ए और डी था, तो इसको बोनस दे दिया गया था बोर्ड के द्वारा। ठीक है, इसको छोड़ सकते हो आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% फॉर विच पीरियड? सो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 2016 से 2021 के बीच में किया है। और ये किस कमिटी के बेसिस पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो हो रही है, वो किस कमिटी के बेसिस पे हो रही है, किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे हुई है? तो वो है उर्जित पटेल, उर्जित पटेल कमेटी। 2013 रघुराम राजन ने सेटअप की थी, और उसके बाद उर्जित पटेल खुद भी गवर्नर बने थे। और अभी जो चल रहा है, उसके बाद जो ये टारगेट था 2016 से 21 का, उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक फिर से, अब ये 2017 का पेपर है तो उसमें पुराना पूछ रखा है, लेकिन अभी के लिए अगर पूछें तो इस रेंज में फिर से एक टारगेटिंग हो गई है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो गई है। तो उर्जित पटेल कमेटी ने 2013 में रिकमेंड किया था। और उसके अलावा दो रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने। एक तो ये दी थी कि इन्फ्लेशन होना चाहिए 4 ± 2%, कि 2% से 6% के बैंड के बीच में रहना चाहिए। हालांकि कोविड में बाहर चला गया था, लेकिन उसको स्पेशल केस मान के छोड़ दिया था। ठीक है। और एक एक रिकमेंडेशन उर्जित पटेल कमेटी ने, दो रिकमेंडेशन मेन करी थी। एक रिकमेंडेशन तो ये वाली करी थी, और दूसरी रिकमेंडेशन करी थी कि डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई को यूज करो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में। कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है तो ये 2% 4% आएगा कैसे? पहले डब्ल्यूपीआई से आता था, फिर सीपीआई, इन्होंने बोला सीपीआई से करो, क्योंकि ये होलसेल का प्राइस इंडेक्स है सीपीआई। इनमें डिफरेंस ये होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक बकेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो कि कंज्यूमर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो कंज्यूमर के ज़्यादा करीब है। तो अगर हम इन्फ्लेशन देखेंगे तो सीपीआई ज़्यादा रिलेवेंट हो सकता है, इसलिए उन्होंने सीपीआई का बोला। और डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं होती हैं जो कि कंज्यूमर यूज करता है, तो ये कारण था। Services included in CPI. CPI is more relevant to consumer because it reflects the price change of the goods and services they buy for basket of goods. एक basket होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सी। 11th में चलते हैं। अब देखो, ये हिंदी हिंदी वाला है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या था? संतुलित बजट गुणक और उपरोक्त सभी समग्र मांग को नहीं खिसकाता है। कीमतें, कीमतें ही था ना? हाँ। इनमें से कौन सा एक व्यापारिक चक्र विशेष नहीं है? चढ़ाव मौसमी नहीं होते हैं। विवेकशील प्रत्याशा सिद्धांत के अनुसार सरकार की प्रत्याशित नीति होगी, सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना देती है। जीडीपी, जीएनपी, विदेशों से शुद्ध साधन आय, एनएफआईए। जीएसटी परिषद की काउंसिल, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन। अधिकतम दर 28%। इनमें से कौन सी योजना संगठित समाप्त कर दी गई थी? ये करंट का उस टाइम का छोड़ दो। और ये भी 2016 से 21, सी।
फिर आते हैं 11th में, द अमृत स्कीम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन जून 2015। अमृत स्कीम क्या थी और क्यों लॉन्च हुई? तो ये स्कीम्स का जो भी पूछते हैं वो सर्वे में, जो इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइटेड स्कीम होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, 8-10 स्कीम का थोड़ा थोड़े नोट्स बना के रख सकते हो। और एक सर्वे का वीडियो भी मैं लाने की सोच रहा हूँ। आप कमेंट करना अगर आपको सर्वे का वीडियो चाहिए, तो इकोनॉमिक सर्वे का टॉप 50 क्वेश्चंस चाहिए तो वैसे मिल जाएंगे इंटरनेट पे। और हाँ, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए अमृत स्कीम चली थी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। और अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका ये पहली स्कीम चली थी और फिर अभी चल रही है। अगर अभी हमसे कोई पूछेगा तो वो पूछेगा अमृत 2.0। ठीक है, अमृत 2.0 है जो कि 1 अक्टूबर 2021 में लॉन्च हो गई है और 5 साल के लिए लॉन्च हो चुकी है ये। 2.0 वर्जन इसका आ गया है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक, FY 2025। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12 का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हेन वाज द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब अनाउंस हुई? तो इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, ये थोड़ा सा पुराना है इंडियन इकोनॉमी का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑन 28 जुलाई 2000, और इट वाज फॉर्मुलेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO ने की प्रोविजंस पे ये बनी थी। और इसका एम जो था वो था 4% हम ग्रोथ करवाएंगे एग्री सेक्टर की हर साल। कुछ एम्बिशियस प्लान थे, आई थिंक अभी क्या हुआ उन प्लान्स का पता नहीं। फिर आते हैं टोटल फूड ग्रेन्स इन इंडिया एक्सक्लूड्स, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सोयाबीन, सही बताया है। सो फूड ग्रेन जो इंडिया में, उसमें 6 सीरियल्स आते हैं। सीरियल्स यानी अनाज, 6 अनाज आते हैं, जैसे गेहूं, जौ, मक्का, राइस। 8 मिलेट्स आते हैं, मिलेट्स यानी मोटा अनाज जो आजकल खाते हैं, जिसमें बोलते हैं ग्लूटेन फ्री होता है, जैसे कि बाजरा, रागी, ज्वार। और 12 पल्सेज आती हैं। 12 पल्सेज, तो 12, 8, 20, 26, टोटल 26 टाइप के फूड ग्रेन आते हैं। तो उसमें राइस, पल्सेज, व्हीट सब आता है, सोयाबीन नहीं आता। अ, तो 12 पल्सेज में सोयाबीन जो है वो लेग्यूम्स में आता है, जैसे फलियां होती हैं जैसे मटर की, उस फैमिली में आता है सोयाबीन। सो ये 26 टाइप के फूड ग्रेन्स दे रखे हैं। इन इंडिया हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू ग्रोथ रेट ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम, GNP। तो ये है GNP, यानी नेशनल इनकम की बात हो रही है। हिंदू ग्रोथ रेट जो है, जो इंडिया बढ़ नहीं रहा था, इट रेफर्स टू एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 से पहले इंडिया का एवरेज जो देखे ना 40-50 साल का, वो ग्रोथ रेट थी 4% या उससे कम। एवरेज 4% के आसपास थी 1950 से 1980 के डिकेड्स में। तो तो उसका नाम दे दिया था हिंदू ग्रोथ रेट, मजाक बना दिया था कि ये तो हिंदू ग्रोथ रेट है। ठीक है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया इज फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी, सेकेंडरी। तो आपको पता है ये एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्री और सर्विसेज। तो सर्विसेज सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और करंट अगर बजट की बात करें तो करंट इकोनॉमिक सर्वे यानी FY 2024 में क्या है इनका? सो पहले प्राइमरी आ जाएगा एग्री, GVA बता देता हूँ मैं, इंडस्ट्री और सर्विसेज। सो एग्री का है 17.7%, और इसका है इंडस्ट्री का 27.6%, और सर्विसेज है 54.7%। ये तो आई थिंक पूछा था अभी हरियाणा की PGT में, जो पहला स्क्रीनिंग था उसमें पूछा था सर्विसेज का 54.7। सो
इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस आने लगे हैं। टर्सरी सेक्टर यहाँ पे हो जाएगा। 16 पे चलते हैं, रूरल अर्बन पॉपुलेशन रेशियो। अब ये इंडिया की सेंसस 2011, शायद इनके सिलेबस में डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स टॉपिक होगा, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जनरली अभी पॉपुलेशन क्या आ नहीं रहे डायरेक्ट, सो इंडियन जो सेंसस है उस पे रूरल अर्बन पॉपुलेशन रेशियो जो है वो इसमें आ रखा है बी, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो 17.72 अभी तक 2011 वाली चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ 17 के आसपास है। अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी एस आई, एस आई कहाँ दिख रहा है इसमें, सिडबी। तो सिडबी क्या है, सिडबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिडबी और द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रमोट्स फिनेंसेस एंड डेवलप्स, जो कि प्रोत्साहित करता है किसको, स्मॉल मीडियम एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। सो वो आएगा, आई थिंक लघु कुटीर और अति लघु उद्योग बोलते हैं उनको, और ये 1990 में बनाया था सिडबी, उनको प्रोत्साहन देने के लिए है, और हेड क्वार्टर है इसका लखनऊ में। तो हेड क्वार्टर कई बार पूछ लेते हैं या मैचिंग करवा देते हैं, तो लखनऊ, लखनऊ में हेड क्वार्टर है इसका। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो ये आ गया एनएफआई वाला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एस्टिमेशन ऑफ जीएनपी इन इंडिया हैज बीन ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि बाहर के लोग इंडिया में कमा के जा रहे हैं ज़्यादा, और इंडिया वाले बाहर कमा रहे हैं कम। ठीक है, अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप 1.5x 2x पे भी देख सकते हैं। फिर हिंदी वाले आ गए, अमृत जून 2015 में किसके लिए शुरू करी थी, आधारभूत शहरी अधसंरचना सुधार के लिए। भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई 2000, कुल खाद्यान्नों में सम्मिलित नहीं है सोयाबीन। भारत में हिंदू वृद्धि दर, जिस वृद्धि दर का जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का है। 2011 जनगणना 68.5। जस्ट हिंदी वाला इसलिए कर रहा हूँ मैं, जस्ट रिवाइज करने के लिए, और हिंदी वाले स्टूडेंट भी ये ना बोलें कि आप तो हिंदी में बात नहीं कर रहे। 2011 की जनगणना 17.72, और लघु उद्योगों के लिए वित्त वर्ष की सिडबी शीर्षस्थ संस्था। भारत के जीएनपी के आकलन में जो है प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआई हमेशा ऋणात्मक होती है, तो 19 में हो जाएगा ए। चलो 20 में चलते हैं। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जो जितने भी मल्टीप्लायर हैं, तो मल्टीप्लायर में क्या आता है, ऊपर आता है वाई और नीचे आता है जिस पे मल्टीप्लायर है, तो एक्सपोर्ट का है तो एक्स एक्स। क्यों, जैसे प्रोबेबिलिटी में होता है पी ए बाई बी, इसका मतलब होता है ए की प्रायिकता जब अपने को बी दिया हुआ हो। सो मल्टीप्लायर में भी सिमिलर सा डेफिनेशन है कि डेल एक्स एक्सपोर्ट में चेंज हो चुका है, उसकी वजह से इनकम में कितना चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा डी। और इसकी जो वैल्यू होती है फॉरेन मल्टीप्लायर की, वो होती है 1/MPS प्लस MPM। सो MPS तो हो जाएगा मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेव, या इसको 1 - MPC भी लिख सकते हैं, और MPM हो जाएगा मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू इम्पोर्ट। तो ये फॉर्मूला आगे भी पूछेगा। इफ द वैल्यू ऑफ, यही पूछ रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ MPS 0.3 और MPM 0.2 और एक्सपोर्ट 1000 करोड़ से बढ़ रहा है, तो नेशनल इनकम कितने से राइज रेस हो जाएगी। ठीक है, सो मल्टीप्लायर क्या है, 1/MPS 0.3 प्लस MPM 0.2, कितना हो गया 0.5, 1/0.5 कितना हो गया 2, 2 बार भाग जाएगा। सो दुगुना कर दो इसको, जैसे 1000 इन्होंने रेज करी तो दुगुना 2000, तो सो जो मल्टीप्लायर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2000। ठीक है, ए। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन लॉस ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ इज जॉइंटली कॉल्ड, प्रोडक्शन से भी लॉस हो गया, कंजम्पशन से भी लॉस हो गया, तो क्या कहलाएगा, 22 की बात करें तो डेड वेट लॉस कहलाएगा। इसको थोड़ा चार्ट से भी दिखा देते हैं, ये रहा, दिख रहा है अच्छे से।
इंक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस, नेट वेलफेयर लॉस। जो वेलफेयर लॉस है वो ये रहा। इसी की बात हो रही है ना, आई होप इसी की हो रही हो। प्रोडक्शन कंजम्पशन लॉस ड्यू टू imposition of tariffs is called deadweight loss. A tariff that maximizes the difference between the terms of trade gain and the deadweight loss. So जो मैक्सिमाइज करता है, ऑप्टिमाइज करता है, उसको ऑप्टिमम टेरिफ बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए नॉन टेरिफ बैरियर। नॉन टेरिफ बैरियर नहीं है, कौन सा नहीं है? जैसे ये क्वेश्चन काफी इजी है, कोटा, टेक्निकल बैरियर्स, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट और एड वैलोरम टेरिफ। तो इसमें तो टेरिफ ही आ गया, तो ये तो नॉन टेरिफ तो नहीं हो सकता, तो इसमें सी आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एन एड वैलोरम टेरिफ क्या होता है? इज इज ए टैक्स ऑन ए इम्पोर्टेड गुड दैट इज बेस्ड ऑन ए परसेंटेज ऑफ गुड्स वैल्यू। उसका परसेंटेज होता है टेरिफ एक, कि 100 रुपए की है तो उस पर 5% टेरिफ लगेगा, 1000 रुपए की उस पर 10% लगेगा, इस हिसाब से उसका परसेंटेज होता है। एड वैल्यूराम जो है ये एक लैटिन वर्ड है, इसका लिटरल जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ठीक है, काफी इजी था। 25th में चलते हैं। द ईईसी countries decided to limit the fluctuation in their currency related to each other to smaller band in 90। अब ये है इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा सा पुराना है, और 1973 में इन्होंने क्या किया था, ईईसी का क्या है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, तो उन्होंने एक रेंज जो था 2.25%, उन्होंने रेंज कर दिया था कि हमारी जो करेंसी है वो 2.25% ही इस बैंड के अंदर फ्लक्चुएट करेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। तो और फिर तो उसको क्या बोला था उन्होंने उस टाइम पे, उसको फेमस नाम बोला था, तो वो था ए स्नेक इन द टनल। तो ये सिमिलर, एक टनल है, गुफा है, उसमें सांप जा रहा है, तो वो इससे बाहर नहीं जा रहा है, अगर अंदर जाएगा तो सेम ये इनकी करेंसी का भी इसलिए किया था। तो ये एक इंडियन इकोनॉमी का पास्ट का क्वेश्चन हो गया, मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमी का। सो द स्नेक इन द टनल। अब ये देख लेते हैं क्लीन फ्लोट क्या होता है, डर्टी फ्लोट क्या होता है, और एडजस्टेबल पेग सिस्टम क्या होता है। सो क्लीन फ्लोट ये होता है कि जो कि प्योरली मार्केट से डिटरमाइंड हो रही है। करेंसी क्या है, करेंसी की वैल्यू या एक्सचेंज जो रेट है वो मार्केट से, सप्लाई और डिमांड फोर्सेस से डिटरमाइन हो रही है, बिल्कुल आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो वो है साफ सुथरी क्लीन फ्लोट। डर्टी फ्लोट ये है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है हर चीज में, गवर्नमेंट करती है या आरबीआई करती है, मतलब जो सेंट्रल बैंक है किसी कंट्री की, तो अगर मैनेज करे उसको तो वो हो गया डर्टी फ्लोट। और एडजस्टेबल पेग सिस्टम हो गया कि एक कंट्री अलाउज इट्स करेंसी वैल्यू टू फ्लोट ऑन द मार्केट। वो बोलता है कि हाँ चलो क्लीन फ्लोट करो, लेकिन जैसे ही डूबने लगता है उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, बट ओनली विद इन ए नैरो बैंड बिफोर द सेंट्रल बैंक इंटरवेंस टू रिस्टोर द पेग। सो एक बैंड में अगर क्लीन फ्लोट करने दिया जाए, जैसे कि छोटे स्विमिंग पूल में फ्लोट करने दिया जाए, तो वो हो गया एडजस्टेबल पेग सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं द एब्जॉर्प्शन अप्रोच इज डेवलप्ड बाय सिडनी अलेक्जेंडर। ठीक है, सिडनी अलेक्जेंडर ने 1952 में एब्जॉर्प्शन अप्रोच डेवलप की थी। द अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए कंट्री प्रोड्यूसेस एंड व्हाट इट कंज्यूम्स। क्या उत्पादन करती है और क्या खुद उपभोग करती है। तो खुद एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेगी तो उसी को एब्जॉर्प्शन उपभोग से रिलेटेड है, तो ये सिडनी अलेक्जेंडर ने दिया था। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो ये 2017 का करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम का। सो इसमें ऑप्शन था डी, 2015 से 2020 के बाद के अंदर उन्होंने न्यू ट्रेड पॉलिसी निकाली थी, और करंट में इसको एक्सटेंड कर दिया है कहाँ से कहाँ तक, मार्च 31 2023 तक एक्सटेंड कर दिया था, और फिर अभी भी लागू है शायद ये। ठीक है, तो पुराना क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे करंट सर्वे से रिलेटेड। व्हेन अकाउंटिंग बैलेंस इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन देन इट इज कॉल्ड। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बीओपी, उसमें अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन हो गए। तो दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, ऑटोनोमस होता है एक, और एक होता है अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस जो होता है वो
उसकी वजह से बीओपी की सिचुएशन बनती है, उसको अबव द लाइन बोलते हैं। और अकोमोडेटिंग होता है कि बीओपी भाई सिचुएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ चुका है, इसको बिलो द लाइन बोलते हैं। और सेटलमेंट करना होता है, एडजस्टमेंट का टाइम गया, ठीक है। तो अगर आप अकोमोडेटिंग कर रहे हो तो सेटलमेंट होगा, तो इसमें 28 में ए है, ठीक है। हिंदी में आ जाते हैं, विदेशी व्यापार गुणक ये हो गया एमपीसी एमपीएम 1/0.3 प्लस 0.2, 1/0.5 यानी 2, और 2 से गुणा करो 2000। तटकर के आरोपण से उत्पादन तथा उपभोग हानि को संयुक्त रूप से कहते हैं। इसका क्या था भाई, तटकर अपूरित क्षति, अपूरित क्षति था इसमें, डेडवेट लॉस। तटकर जो व्यापार शर्त सुलभ व डेडवेट हानि के बीच अंतर को अधिकतम करता है, अनुकूलतम तटकर। निम्नलिखित में से कौन सा गैस तटकर वादा नहीं है? मूल्यानुसार तटकर, एड वैल्यूराम था यहाँ पे। ईईसी ने जो किया था वो सुरंग में सांप, ट्रांसलेशन बड़ा सही है। अवशोषण दृष्टिकोण के द्वारा विकसित किया गया, सिडनी अलेक्जेंडर। विदेश व्यापार नीति 2015 से 20, लेखांकन शेष समाजनीय लेन देनों की सहायता से संतुलित किया जाता है, तब यह कहलाता है भुगतान संतुलन। परिशोधन किया, परिशोधन होता है कि समायोजन हो रहा ना, तो परिशोधन। अब चलते हैं इजी भाषा, जो कि इकोनॉमिक्स में अगर बोलेंगे तो इजी लैंग्वेज इंग्लिश ही पड़ेगी, हिंदी के वर्ड्स हिंदी मीडियम वाले भी चकरा जाएंगे। A curve that goes through all the tangency point of an x and y isoquants in an Edgeworth box is called, क्या कहलाता है वो कर्व? जैसे एजवर्थ बॉक्स आपको पता है कि ऐसा सा होता है, उसमें एक ए इधर हो गया बी इधर हो गया, तो इनके इसके तो ऐसे जाते हैं, ए के तो ऐसे जाते हैं इंडिफरेंस करो, और बी के ऐसे आते हैं, और जहां जहां ये काटते हैं उनका जो बिंदुपथ होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करो। कॉन्ट्रैक्ट करो वेयर द डिफरेंस, वेयर द इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू कंज्यूमर्स टच, दो कंज्यूमर्स के इंडिफरेंस कर्व टच करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर पेरेटो एफिशिएंट, मीनिंग दे आर द रिजल्ट ऑफ ए म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड बिटवीन टू। मतलब दोनों पेरेटो एफिशिएंट होते हैं। और ऑफर कर्व जो होता है, यहाँ पे जो ऑफर कर्व है, ऑफर कर्व क्या होता है? ऑफर कर्व शोज द क्वांटिटी ऑफ वन प्रोडक्ट ए कंट्री विल एक्सपोर्ट फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ अनदर प्रोडक्ट इट इंपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑफर कर्व है। एक बार इसको दिखा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व को, ये रहा, ये गुड वन है, ये गुड टू है, और इनके इंडिफरेंस कर्व है, ये कटते कटते जा रहे हैं, और जो इनका बिंदुपथ है इसी को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर्व। अच्छा लग रहे हैं कलर्स? The optimum tariff rate for a tariff imposing country can be found by using following formula. सो ये फॉर्मूला है ये वाला। डेरिवेशन कैसे हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद कर लो। ऑप्टिमम टेरिफ का है, ई जो है वो ये है इलास्टिसिटी ऑफ फॉरेन कंट्रीज ऑफर करो, उसका इलास्टिसिटी है ये फॉरेन कंट्री का। और अगर इलास्टिसिटी कम है, ई अगर कम है, तो ज़्यादा टेरिफ लगा सकते हैं हम। सपोज इंडिया अमेरिका है, अमेरिका का ई कम है, तो इंडिया ज़्यादा टेरिफ लगा के ज़्यादा पैसे कमा सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा इलास्टिक है अमेरिका का ऑफर कर, तो इंडिया कम टेरिफ लगाएगी। बहुत ज़्यादा इलास्टिक का मतलब है कि इंडिया थोड़ा सा टेरिफ लगाया, थोड़ा सा उनके लिए महंगा पड़ा, वो तुरंत चाइना बेचने लग जाएंगे, तो इलास्टिक ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया इनका, 1/E-1। According to monetary approach of balance of payments, the demand for money is a stable function of, so monetary approach to balance of payment दिया था फ्रैंकल, जॉनसन और विटमैन ने। और इसका एजम्पशन है कि इनकम इज डायरेक्ट एंड इनवर्सली, सो इसमें मनी डिमांड जो है वो इनकम पे आता है, और मनी डिमांड किस पे आता है? इनवर्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ ट्रेड इज कंसिडर्ड बाय जेएस मिल इन इज ट्रेड थ्योरी? सो जेएस मिल की ट्रेड थ्योरी में टर्म्स ऑफ ट्रेड, सो डायरेक्ट आपने क्या पढ़ा होगा? टर्म्स ऑफ ट्रेड ये पढ़ ली होंगी, ये पढ़ ली होंगी, ये पढ़ ली होंगी, डेफिनेशन पढ़ ली होगी, लेकिन जेएस मिल से इनका कनेक्शन पढ़ा क्या?
सो जेएस मिल ने क्या किया, उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। और रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब था कि टर्म्स ऑफ ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय रेसिप्रोकल डिमांड विच इज द रेशियो ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट्स टू इट्स एक्सपोर्ट्स। कि इंपोर्ट कितना करती है, उनका एक्सपोर्ट कितना करती है, उनके रेशियो को ही वो रेसिप्रोकल डिमांड बोल रहा था, और उसी से टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होगी। तो रेशियो कौन सी वाली टर्म्स ऑफ ट्रेड में रेशियो यूज किया जाता है, वो है ग्रोस बार्टर। ग्रोस बार्टर में यूज किया जाता है, ये ग्रोस बार्टर हो गया है जी, और उसमें किया जाता है एम क्यू एक्स क्यू इंटू 100, जो हो गया इंपोर्टेड क्वांटिटी इंडेक्स एम, और नीचे आ गया एक्सपोर्टेड क्वांटिटी इंडेक्स, उसी को रेसिप्रोकल डिमांड बोल देंगे। और नेट बार्टर में प्राइस आ जाता है, आई थिंक इनकम वाले में प्राइस इनटू क्वांटिटी आ जाता है, तो इसमें हो गया ग्रोस बार्टर। ठीक है, और जेएस मिल्स थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड एक्सप्लेन्स दैट कैसे ट्रेड होता है, और ये रिकार्डियन थ्योरी पे बेस्ड है। और इट स्टेट्स दैट द कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट रेशियो सेट्स द लिमिट। कंपैरेटिव डिफरेंस जो कॉस्ट रेशियो में होता है वो लिमिट हो जाती है, वो बैंड हो जाता है, वो लिमिट के अंदर ही दो कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती हैं। सो रिकार्डियन थ्योरी पे बेस्ड है, तो रिकार्डो ने ये नहीं एक्सप्लेन करा था कि कितना एक्सपोर्ट करेंगे, जबकि जेएस मिल ने अपनी थ्योरी से ये एक्सप्लेन कर दिया था कितना एक्सपोर्ट करेंगे। तो ग्रोस वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड में ये जो रेशियो है इनके फेवरेबल होने पे ही करेंगे। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल टेक्स प्लेस इन केस ऑफ हिक्सर-ओलिन थ्योरम व्हेन टू आइसोकोन्ट्स। सो हिक्सर-ओलिन थ्योरम जो है वो क्या बोलती है कि लैपटॉप जो है वो अगर कैपिटल इंटेंसिव है यूएसए में, तो इंडिया में भी कैपिटल इंटेंसिव है। और जैसे टेक्सटाइल है वो लेबर इंटेंसिव है इंडिया में, तो यूएसए में भी लेबर इंटेंसिव है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, इंडिया वाले सब्स्टिट्यूट कर दें लैपटॉप में कैपिटल की जगह लेबर, तो हिक्सर ओलिन के एजम्पशन फेल हो जाएंगे, और तब लग जाएगा फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। फैक्टर जो है लेबर कैपिटल उनका रिवर्सल हो जाएगा। तो इसमें आइसोक्वांट जब हम बनाते हैं, ये दो आइसोक्वांट है, ये एक एक्स का, मान लो ये एक कंप्यूटर का है, ये टेक्सटाइल का है, तो इसमें लेबर और कैपिटल के अलग अलग रेशियो यूज होते हैं, तो इसलिए ये एक बार कट करते हैं। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा बार कट कर जाए तो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल हो जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 33 में। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स समिट थीम वाज बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन। सो सबसे पहले तो ब्रिक्स देशों का नाम पता होना चाहिए, ये है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स। और अभी इसका सम्मेलन हुआ है, पहले था कि इंडिया इंडिया रसिया का कुछ होगा नहीं होगा, थोड़ी मनमुटाव चल रहा था, लेकिन अभी सम्मेलन हुआ है इसका लेटेस्ट रसिया में, कजान। ब्रिक्स का अभी इसमें करंट में देख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है 16th ब्रिक्स का सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ है कजान, कजान रसिया। और ये हुआ है अभी अक्टूबर 2024, अक्टूबर एंड में हुआ है, एक दो वीक, अभी तो एक महीना होने को आया। और आठवां जो हुआ था, इसका ऑप्शन होगा आठवां, क्योंकि ये 2017 का करंट का क्वेश्चन है। और आठवां जो हुआ था वो गोवा में हुआ था, तो उसी की ये थीम थी। और जो 16वां हुआ है अभी अक्टूबर 2024 में, उसमें सबसे पहले ब्रिक्स के अलावा ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा और भी जो डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई, वो भी ऐड हुई है। और इसका जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वो है संघाई। सबसे पहले ब्रिक था ओनली 2006 में, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया 2010 में, और अभी तक 16वां अभी लेटेस्ट इसका सम्मेलन हुआ है, जिसमें नई कंट्रीज ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई ऐड हुई हैं। और पहले अर्जेंटीना, ब्राजील की जगह ब्राजील के साथ अर्जेंटीना को भी बुलाया था। अर्जेंटीना ने शुरू में बोला भी था कि भाई हम आ जाएंगे ब्रिक्स में, फिर उनमें इलेक्शन हो गया, चेंज हो गए, तो उन्होंने अपनी विड्रॉ कर ली एप्लीकेशन, वरना तो ब्राजील, अर्जेंटीना दोनों आ जाते ब्रिक्स में। ठीक है, 35 में चलते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन। सो प्रोड्यूसर का सरप्लस आपको पता है कि ऐसे कुछ बनता है, इसके ऊपर वाला कंज्यूमर और इसके नीचे वाला प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। ठीक है, सो ये क्या होगा, प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बीच, प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के बीच, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, किसके बीच के डिफरेंस में वो प्रोड्यूसर सरप्लस बोलते हैं। तो आ जाते हैं हम
चार्ट पे अपने, ये रहा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। सो ये है मार्जिनल कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये प्राइस है। ठीक है, तो ये जो चार्ट दिख रहा है, एरिया दिख रहा है, प्राइस पी माइनस एम सी। ठीक है, ये हो जाएगा 35 में, ये हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। ए डिमांड कर्व इज कंसिडर्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हेन। सो डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होता है? जब इसके हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 होती है। ठीक है, होती क्यों है? अगर हम ये बातें होती क्यों है, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, उसकी इक्वेशन होती है एक्स वाई इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? पी और क्यू। सो पी क्यू इज इक्वल टू सी। सो अगर इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लगाएं तो वो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन पी, यानी डेल पी अपॉन पी, और मल्टीप्लाई होता है वो जोड़ जोड़ में आ जाता है डेल क्यू अपॉन क्यू, और कांस्टेंट का हो जाएगा 0 परसेंटेज चेंज। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे और मोड में लेके जाएंगे, जैसे इलास्टिसिटी मोड में होती है डेल पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू अपॉन क्यू, मोड में लेके जाएंगे तो ये दोनों बराबर हो गए। ये जो स्टार्ट किया था हमने, ये आयताकार अतिपरवलय, क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ये इक्वेशन होती है जिसका ये ग्राफ बनता है ऐसे, है ना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ऐसे बनता है ना। सो इसको अगर सोल्व करेंगे तो अगर इलास्टिसिटी निकालेंगे इसकी, इलास्टिसिटी जो अपनी होती है डेल क्यू अपॉन क्यू बट्टा डेल पी अपॉन पी। सो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि डेल पी अपॉन पी और डेल क्यू अपॉन, जितना चेंज हो रहा है पी में, जितना पी बढ़ रहा है उतना क्यू घट जा रहा है। यहाँ अगर ऐसे कर करके देखेंगे ना, जितना बढ़ रहा है उतना घट जा रहा है। तो ये एक डेरिवेशन मैंने करके दिखाने की कोशिश करी है, आई होप मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हो। सो इक्वल टू 1, हर जगह पे 1 होता है इसमें। सॉरी, ये था 36 वाला, 37 वाले में चलते हैं। व्हेन द कॉस्ट ऑफ, थोड़ा सा कचरा, when the cost of production is zero, monopoly equilibrium will be established at a level where the elasticity of demand curve is, इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। कैसे? मोनोपोली में एक डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया ए आर का, ए आर इक्वल टू पी, एम आर आएगा वो एकदम इसके बीचों बीच ऐसे आएगा। ठीक है, और एम सी इसने क्या बताया है, एम सी का दूसरा कलर ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो। सो ये एम सी है। ठीक है, कलर ही कलर है इस बार तो अपने पास, येलो ले लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा यहाँ पे, ये तो दिख ही नहीं रहा, हाँ, इक्विलिब्रियम हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, इसके बीचों बीच क्या होता है, इलास्टिसिटी 1 होती है। यहाँ इलास्टिसिटी लेस देन 1, यहाँ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। पॉइंट मेथड वाली जो होती है कि पॉइंट से नीचे का जितना पार्ट है डिवाइडेड बाई ऊपर का पार्ट। सो यहाँ इक्विलिब्रियम जब बनेगा एम आर इक्वल टू एम सी का, तो इस पे जो प्राइस होगा, जहाँ पे प्राइस कर्व काटता है, तो वो इलास्टिसिटी 1 हो जाएगी, यही पूछा है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो, मोनोपोली इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड एट ए लेवल वेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू 1। और दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं इसको, अपन लिखते हैं एम आर इक्वल टू ए आर, ये एक तो इस डायग्राम के तरीके से कर सकते हैं हम इसको। दूसरा है, ये अपने पास होती है इक्वेशन, राइट। सो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी होगा, और एम सी दे रखा है 0। सो एम आर इक्वल टू 0, एम आर इक्वल टू 0 कब होगा, या तो ए आर 0 हो या ये ऊपर वाला 0 हो। तो ए आर तो 0 है नहीं, दे तो नहीं रखा, ऊपर वाले को 0 कर दो तो ई इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी हम
इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इक्वल टू वन होगा मोनोपोली का। आई होप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर दिया हो मैंने। एक वक्र जो एजवर्थ बॉक्स में एक्स एंड वाई क्या था 29 में, समीदा वक्र, इसमें 1 - 1 भुगतान संतुलन वाला, आय, कीमतें और ब्याज दर, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापार शर्त जेएस मिल द्वारा अपने, तो सकल वस्तुएं विनिमय व्यापार शर्त। ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। हिक्सरोलिन प्रमेय के संबंध में साधन गहनता प्रतिलोमता उत्पन्न होती है तो दो साधन समूह एक दूसरे को एक से अधिक बार काटते हैं तो सममात्रा वक्र। निम्न में से किस ब्रिक्स का सम्मेलन 8वां सम्मेलन हुआ था और अभी कौन सा सम्मेलन हो गया है? 16वां सम्मेलन अभी हुआ है। तो लेटेस्ट पूछेंगे 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कजान, रसिया कजान में हुआ, जिसमें पहली बार ब्रिक्स के अलावा ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई भी शामिल हो गए। गरीब देश, डेवलपिंग कंट्रीज शामिल होती हैं इसमें। उत्पाद का अतिरेक किसके बीच के अंतर के बराबर होता है? उत्पाद का अतिरेक अभी दिखाया था, कीमत और सीमांत लागत वक्र। एक मांग वक्र आयताकार परिवलय तब होता है जब E इक्वल टू 1 सभी बिंदुओं पर, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू सी होता है और यहाँ पे एक्स वाई की जगह मान लो पी क्यू है, तो डेल पी अपॉन पी करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस डेल क्यू अपॉन क्यू, और ये बट्टा ये करेंगे तो इलास्टिसिटी एक आ जाएगा। ठीक है। उत्पादन लागत शून्य हो तो एकाधिकार में संतुलन उस स्तर पर होता है जहां मांग वक्र की लोच एक के बराबर हो, और ये ऐसे बताया है, यहाँ होगी और ये इसके बीच में E इक्वल टू 1, और ये एम सी। प्राइस ऑफ चलते हैं 38 में। अभी थोड़ा फास्ट फास्ट करने की कोशिश करते हैं, अभी तो 100 क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन परफेक्ट कंपटीशन, देखो प्राइस ओनली दे रखा है परफेक्ट कंपटीशन में 25, और मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है MR, क्या होगा? और कौन सी यूनिट का? 200वीं यूनिट का। 200वीं क्यों, अपने को 2 लाख वाली पूछ ले तू, कुछ भी पूछ लो, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो आपको पता है कि पहली दूसरी तीसरी ये यूनिट जा रही है। पहले का प्राइस 25 और टोटल रेवेन्यू 25, दूसरे का प्राइस 25 टोटल रेवेन्यू 50 हो गया, प्राइस 25 75 हो गया, प्राइस 25 100 हो गया, तो सबका प्राइस सेम रहेगा, और मार्जिनल रेवेन्यू भी 25 25, सो इसमें 25 आ जाएगा। If the total production in an economy for a product is produced by a few big firms, this market is known as oligopoly. इजी क्वेश्चन। नेचुरल मोनोपोली क्या है? जो कि नेचर से प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, जिसमें लार्ज कैपिटल चाहिए, जिसमें ओनली एक प्रोड्यूसर हो। ठीक ठीक लग रहे हैं ये दोनों, लेकिन सही क्या है? एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन विथ ए इंक्रीज इन आउटपुट। ऐसी मोनोपोली जिसमें एवरेज कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से इतनी एवरेज कॉस्ट नीचे जा चुकी है कि दूसरे लोग, बैरियर टू एंट्री बन गया वो, यानी हाई फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, बैरियर्स टू एंट्री लीगल या फाइनेंशियल लॉजिस्टिक हो, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना ज़्यादा हो गया है कि एवरेज कॉस्ट डिक्लाइंस विथ इंक्रीज इन आउटपुट। सो ये भी ठीक ठीक लग रहे हैं, लेकिन सबसे सही आयोग ने जो डी दिया है ऑप्शन। ठीक है। इन केस ऑफ गिफिन गुड, अब ये फिर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लोग कोई उल्टा पढ़ाता है, बहुत सारे टीचर हैं, फेमस टीचर भी है मैं जानता हूँ जो उल्टा पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है और एनटीए कभी गलत मान लेती है। तो मेरे अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव इन दो में है। और इनकम इफेक्ट जो है वो गिफिन गुड का नेगेटिव में होगा लेकिन स्ट्रोंगर होगा, तो इसमें सी ऑप्शन होगा। और एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे इनको, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इन दोनों का सम होगा। और नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड के लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड, क्योंकि इनकम बढ़ेगी। मतलब सबसे पहले क्या है, ये प्राइस इफेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि प्राइस इफेक्ट जो है वो सम है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का। तो प्राइस इफेक्ट का मतलब है कि अगर प्राइस गिरता है तो रियल इनकम बढ़ जाएगी और लोग उस वस्तु को
किसी वस्तु एक्स वस्तु का प्राइस गिरा है तो उस वस्तु को कंपेरेटिवली ज़्यादा खरीदेंगे, तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो गया नॉर्मल गुड के लिए। सो प्राइस इफेक्ट भी इन दोनों का सम पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर आती है इन्फीरियर गुड और ये है गिफिन। इन्फीरियर गुड में क्या है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव फॉर इन्फीरियर एंड गिफिन। तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव 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 कैसे है, इन्फीरियर में ये है कि अगर इनकम आपकी बढ़ गई तो आप ब्रेड खाना, आप मतलब डालडा घी खाना छोड़ दोगे, आप ब्राउन ब्रेड खाने लग जाओगे, व्हाइट ब्रेड खाना छोड़ दोगे, तो इसलिए ये इनका लॉ ऑफ डिमांड का उल्लंघन करते हैं, तो इनका नेगेटिव हो गया। अब इसमें क्या है, इन्फीरियर में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव फॉर नॉर्मल है और पॉजिटिव फॉर इन्फीरियर। इन्फीरियर में क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। सो इन्फीरियर जो है वो नॉर्मल के क्लोजर है और ये हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यही पूछा है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रोंगर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग यही ऑप्शन है, आयोग ने भी यही दिया है। तो ये आप डायग्राम बना के रट के बैठ जाओ, ये पक्का आएगा। ए पेरेटो ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन इज वन इन विच, पेरेटो ऑप्टिमल क्या होगी, जिसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है, हाँ हो सकती है। एनी रीऑर्गेनाइजेशन कीप्स द यूटिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स अनचेंज्ड, नहीं। Any reorganization that augments the utility of an individual necessarily reduce the utility of another. Augments वृद्धि करता है, अगर ऐसा reorganization, ऐसा हमने restructure किया कि एक इंडिविजुअल की यूटिलिटी तो बढ़ गई तो दूसरे की कमी होगी, क्योंकि ये पेरेटो ऑप्टिमल की बात कर रहे हैं। ऑप्टिमल का मतलब है कि कैसा भी रीऑर्गेनाइज कर दो सबकी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि हमने बढ़ा के बता दिया कि ये ऑप्टिमल हो गया। अब इसमें तुम छेड़खानी करोगे तो किसी एक का वृद्धि करने के लिए दूसरे की कमी करनी पड़ेगी, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। द बर्डन ऑफ ए टैक्स ऑन द कंज्यूमर विल बी ग्रेटर देन द प्रोड्यूसर इफ द डिमांड इज मोर इन इलास्टिक। क्यों, चलते हैं चार्ट की तरफ, ये वाला। ठीक है, सो ये टैक्स का बर्डन हो रहा है। पहले वाले ग्राफ को देख लेते हैं, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, पहले ये सप्लाई है और फिर इस पे टैक्स लग गया। ठीक है, सो ये डिमांड जो है इसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक, खड़ी होगी ना सीधी, वो इन इलास्टिक, और ये लेटी होगी वो इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है कि थोड़े से प्राइस चेंज करेंगे तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा, और इसमें है कि थोड़ा प्राइस चेंज करेंगे, ज़्यादा प्राइस चेंज करना पड़ेगा क्वांटिटी में परिवर्तन के लिए। तो जैसे आप देख रहे हो, कंज्यूमर का बर्डन जो है वो इन इलास्टिक होगी तो उसमें कंज्यूमर का बर्डन ज़्यादा है, और इलास्टिक होगी उसमें कंज्यूमर का बर्डन कम है, प्रोड्यूस का बर्डन ज़्यादा है। कैसे हुआ, इसको इंट्यूटिवली समझे। इंट्यूटिवली तो इन इलास्टिक होगा, इसका मतलब है कि सिगरेट टाइप है कि भाई पीनी ही पड़ेगी, मैं तो मरीज बन गया, पिए बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकता तो कितना भी टैक्स उस पर बढ़ा दो वो लेके ही रहेगा, तो इन इलास्टिक हो गया वो। तो उस पे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, पैसे बढ़ा के सारे उस पे डाल देगा। सिगरेट की वैल्यू 20, सपोज 20 रुपए की एक सिगरेट आ रही है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 2 रुपए का, तो उसने 22 का कर दिया दुकान वाले ने, तो लोगों को पीनी है तो पीनी है, तो वो हो गया इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। when the average cost is increasing marginal cost is greater than average cost। सिंपल है, एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, कोई चीज़ एवरेज होके आ रही है, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे सोचा करो, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है क्या, एक दो तीन चार, चार आइटम है, उनकी कुछ कुछ वैल्यू है, इनको हमने एवरेज कर रखा है। फिर पांचवा आया, उसकी वैल्यू 10 हुई, इनकी सपोज एवरेज 8 है, सबका 10 हुआ इसका, ये मार्जिनल कॉस्ट बोली जाएगी 10, और एवरेज फिर से करेंगे तो 8 से थोड़ा बढ़ जाएगा, तो एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्ज मार्जिनल कॉस्ट जो है 10 है, वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, इसलिए वो मार्जिनल कॉस्ट ही तो एवरेज कॉस्ट को बढ़ा रही है। तो ये बेसिक है। ए फर्म शुड सीज प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन
प्रोडक्शन उसको बंद कर देना चाहिए शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट तो लगती नहीं है, लगता क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। सो प्राइस इज लेस देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा, प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट नहीं, प्राइस इज नेगेटिव, प्रॉफिट्स आर नेगेटिव नहीं, प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी नहीं, वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से प्राइस कम चला गया ना, वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी वापस नहीं आ रही है, तो इसका मतलब अब चौपट हो गया धंधा, तो बंद कर दो शॉर्ट रन में। सो डी हो जाएगा 45 में। ठीक है, हिंदी में आ जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता 25 की कीमत है, 200 इकाई में, इसमें 25 था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संपूर्ण उत्पादन कुछ बड़ी फर्में कर रहे हैं तो वो अल्पाधिकार है। स्वाभाविक एकाधिकार एक एकाधिकार है जब उत्पादन बढ़ने के साथ साथ औसत लागत घटती है। गिफिन वस्तु जिसमें है जो ऋणात्मक आय प्रभाव प्रबल होता है अपेक्षाकृत धनात्मक स्थापन प्रभाव के, और स्थापन प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है। आय प्रभाव जो है वो नॉर्मल गुड का धनात्मक होता है, और बाकी गिफिन और इंफीरियर का ऋणात्मक होता है। पेरेटो अनुकूलतम संगठन वह है जिसमें किसी भी पुनर्गठन से किसी एक व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि होती है तो अन्य उपयोगिता में कमी आ जाती है। एक कर का भार उपभोक्ता पर ज्यादा से उत्पादक से अधिक होगा यदि मांग अधिक बेरोजगार है। जब औसत लागत में वृद्धि हो रही है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक है, सीमांत लागत ही वृद्धि करा रही है उसमें। एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देना चाहिए यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाए। ठीक है, एंजल्स कर्व इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। एंजल्स कर्व क्या बोलता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो लोग कंजम्पशन जो होता है, नॉर्मल रोटी तो सेम ही रखेंगे तो परसेंटेज डाउन हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 20,000 है और आप 5,000 कंज्यूम कर रहे हैं, 5,000 का खाना खा रहे हैं, तो आपकी इनकम 40,000 हो जाएगी, तो आप 10,000 का खाना नहीं खाएंगे, मतलब डबल नहीं खाएंगे खाना, खाना आप 6-7 हज़ार का खाएंगे। तो ये एंजल कर्व बोलता है। और आप ज़्यादा लग्जरी गुड्स, आप आईफोन खरीदेंगे सीधा, वो भी ईएमआई पे। सो एन एंजल कर्व इज ए ग्राफ दैट शोज हाउ मच ऑफ ए गुड और सर्विस ए हाउस होल्ड बाइज एज देयर इनकम चेंजेस वाइल प्राइस एंड प्रेफरेंस रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, 47 में चलते हैं। इफ टोटल रेवेन्यू राइजेस व्हेन द प्राइस फॉल्स द डिमांड कर्व। जैसे टोटल रेवेन्यू क्या है, अब ये थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ोगे तो लगेगा यार डिमांड कर्व इलास्टिक है, यूनिटी इलास्टिक, इन इलास्टिक, कैसे पता चलेगा टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो सो टोटल रेवेन्यू लिख के देखा करो, आधी चीजें सोल्व हो जाती हैं। P इंटू क्यू, क्वांटिटी डिमांडेड। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये बोल रहा है टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है। प्राइस गिरा है सपोज 10% और टोटल रेवेन्यू बढ़ा, इसका मतलब क्वांटिटी जो है वो जितना ये गिरा है ना उससे ज्यादा बढ़ गई। ये 10% गिरा है तो 15% क्वांटिटी बढ़ गई, तभी टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। और क्वांटिटी कब बढ़ेगी, जब हो इलास्टिक। इलास्टिक कैसे, इसको इलास्टिक बोलेंगे। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, यानी प्राइस में थोड़ा चेंज यहाँ से यहाँ गया थोड़ा, तो क्वांटिटी में इतना चेंज हो गया, प्राइस में तो इतना चेंज हुआ और क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो गया, तो ये इलास्टिक रेंज में ही संभव है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इलास्टिक। प्राइस फॉल होने पे टीआर तभी बढ़ेगा जब प्राइस कम हुआ उससे ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाए, और वो इलास्टिक डिमांड कर्व में ही होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ए मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कैन बी कॉज्ड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी, फैक्टर प्राइस, द प्राइस ऑफ ए गुड। ये हो गया था बोनस। सप्लाई कर्व कैन बी कॉज्ड बाय चेंज इन मूवमेंट, देखो टेक्नोलॉजी से तो शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस ऑफ द गुड, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है, एन इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स, इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है, नो चॉइस अमंग गुड्स नहीं, नो नीड ऑफ एनी गुड, कोई वस्तु नहीं चाहिए नहीं दिखाता। डिसइंटरेस्टेड इन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, हमको वस्तुएं लेने में इंटरेस्ट ही नहीं है। वन कॉम्बिनेशन इज प्रीफर टू अनदर, इंडिफरेंस कर्व पे सपोज दो हैं, तो क्या एक कॉम्बिनेशन दूसरे से ज़्यादा प्रिफर्ड है, नहीं, ज़्यादा अहमियत नहीं है, ये भी गलत हो गया। कोई वस्तु नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये तो एकदम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सो इसमें होगा नो चॉइस अमंग गुड्स। नो चॉइस अमंग गुड्स का मतलब है
ए कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन द गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ऑन द कर्व। नो चॉइस का मतलब है इनडिफरेंस, यहाँ इनडिफरेंस की बात हो रही है नो चॉइस में। सो कोई वस्तुओं में कोई उसका पसंदीदा नहीं है, सारी एक जैसी हैं, तभी तो वो सेम यूटिलिटी दे पाएंगी। सो इसमें ए हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ए। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर 50 में ए। पांच होती हैं, पांच कौन कौन सी होती हैं जल्दी जल्दी बताओ। ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, ड्राइव टू मेच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन, ये देखो ये 5 ईयर प्लान वाला तो पीजीटी वालों का एकदम पक्का हुआ क्वेश्चन है। सेकंड 5 ईयर प्लान था नेहरू मेहलानोबिस मॉडल पे। ठीक है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हेरोडोमर मॉडल पे। और सेकंड 5 ईयर प्लान था, और इस मॉडल के अनुसार प्लान क्या था। सेकंड 5 ईयर प्लान था इनका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ एम्फासिस, प्रेशर देना था डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना था इनका मेन। ठीक है। और जो कि थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि इनका जो टारगेट था वो था 4.5% ग्रोथ रेट का, और वो अचीव करी थी 4.27%। सो 100% सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर ठीक ठाक हैवी इंडस्ट्री का। फिर आते हैं 52 में, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी शुड बी ब्रोकन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये किसने बोला था कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ना पड़ेगा। गरीब क्यों है, क्योंकि वो गरीब है। रेगनर नर्क्स ने बोला था। अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी वन लाइनर्स क्वेश्चन है जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लायक नहीं है। वेज फंड थ्योरी किसने दी थी। वेज फंड थ्योरी क्या कहती है कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, या वेज वेज पेमेंट के लिए, मजदूरी देने के लिए वो कुछ धन अलग रख देते हैं। 10 से 10 हज़ार रुपये रखती है, और फिर कितने मजदूर हैं उसको बट्टा डिवाइड कर दो 10 को, सबको 1000 1000 मिल जाएंगे। तो वेज फंड थ्योरी क्या कहती है कि मजदूरी कैसे डिसाइड होती है कि जितना हमारे पास पैसा है और उतने मजदूर हैं। अगर मजदूर डबल हो गए तो उनको मजदूरी आधी हो जाएगी। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है, अभी तो ऐसा होता नहीं है। सो द थ्योरी स्टेट्स दैट द एम्प्लॉयर्स सेट असाइड ए पोर्शन ऑफ देयर कैपिटल टू पे वेजेस। एक कैपिटल का पोर्शन अपन सेट असाइड रख देते हैं टू पे वेजेस, एंड दैट द वेज रेट इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ द वेज फंड टू द नंबर्स ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। वेज फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। सो ये किसने दिया था, जेएस मिल ने दिया था। ठीक है। द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स गोज टू साइमन कुजनेट्स। तो ये साइमन कुजनेट को जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में इन्होंने बताया था। हु इज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपको पता है महबूब उल हक, पाकिस्तानी है शायद ये। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है ज़्यादातर। अनबैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रोथ किसने दी थी, ये पका हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एकदम टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इनमें से रिपीट हो जाता है, और एकदम बहुत बार रिपीट, 10 10 बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। नेट में भी आता है हर्समैन वाला। एंजल वक्र निम्न में से किसके बीच संबंध प्रकट करता है, उपभोग आय एवं उपभोग में। ठीक है। यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा, लोचदार। पूर्ति वक्र में संचलन निम्न में से किस कारणों से होता है, एक वस्तु की कीमत। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, कमेंट करना आपका क्या राय है। तटस्थता वक्र इंगित करता है, तटस्थता वक्र इंगित करता है वस्तुओं के बीच चुनाव का अभाव। चुनाव का अभाव यानी कोई भी चुनने का मतलब ही नहीं है, कुछ भी चूज करो सेम यूटिलिटी। डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार 5 स्टेज। द्वितीय मेहलानोबिस मॉडल। आर्थिक विकास हेतु गरीबी का दुष्चक्र को तोड़ना चाहिए, किसने बोला, रेगनार्स ने। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जेएस मिल के द्वारा। कि हमारे पास एक कोष इकट्ठा है और जितने मजदूर हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा, उसके हिसाब से ही उनकी मजदूरी डिसाइड होगी। आधुनिक आर्थिक विकास के विचार को विकसित करने के लिए साइमन कुजनेट। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक। ऐदर से विरोध, और मानव विकास सूचकांक में ऐदर से बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, अल्प विकसित देशों में। और विश्व विकास का असंतुलित सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, हर्समैन। ठीक है। बिग पुश थ्योरी क्या बोलती है, बिग पुश थ्योरी बोलती है कि एक बड़ा धक्का चाहिए जगाने के लिए।
उठ जाओ। बिग इन्वेस्टमेंट सेक्टर, टेक्निकल सेक्टर नहीं है, इन्वेस्ट करना है एक बड़ा। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ गोल्डन एज रिलेटेड टू जॉन रॉबिन्सन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर्स है। इनपुट आउटपुट टेक्निक, डब्ल्यू डब्ल्यू लियोन्टिफ। डब्ल्यू डब्ल्यू था ना भाई। सोलोज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज एप्लीकेबल, फुल्ली एप्लीकेबल। क्या प्रासंगिक है? सोलो का मॉडल जो था, उन्होंने जो बोला था कि एक्सटर्नल, बाहर से कोई तो डेवलपमेंट कर जाता है, हमको नहीं पता, क्या वो प्रासंगिक है? तो पार्शियली प्रासंगिक है, पार्शियली एप्लीकेबल है। द सोलो मॉडल इज एन आइडियल सिनेरियो, आइडियल सिनेरियो में बना हुआ है, और ह्यूमन कैपिटल का रोल डायरेक्ट नहीं बता रखा है इन्होंने, तो इसलिए फुल्ली एप्लीकेबल नहीं है, पार्शियली एप्लीकेबल है। कैल्डोर्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट एप्लीकेबल, सो इन्होंने ये अनडेवलप्ड बैकवर्ड कंट्रीज, डेवलपिंग के लिए बनाया था, डेवलप्ड के लिए कैल्डोर का एप्लीकेबल नहीं है। राइज ऑफ पॉपुलेशन इज एन ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो जनसंख्या लोग पैदा कर दे रहे हैं उनकी वजह से विकास रुक रहा है। जनसंख्या पैदा हो रही है लेकिन विकास पैदा नहीं हो रहा है। तो ये किसने बोला था? ये बोला था सिंगर भाई साहब ने। इतनी अच्छी बात। द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज द फर्स्ट केम, सो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, जो 5 ईयर कमीशन वगैरह, वो सबसे पहले कब आई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। सो ये सबसे पहले आई थी 1928 में। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन, स्टालिन का नाम सुना होगा, उन्होंने सबसे पहले 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था सोवियत यूनियन में 1928 में, तब से चल रहा है। विच एवरेज इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, जैसे ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 और 1000 है। मोड, जो सबसे ज्यादा बार आया, सपोज 3 2 बार आ रखा है तो 3 हो गया मोड। मीडियन 3 3 6 7, बीच का 1 2 3 4, 3 ही मीडियन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन में भी अंडर रूट लग जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके, तो ये कम हो जाएगा। लेकिन अरिथमेटिक मीन में पूरा का पूरा ये 1000 ही टिकेगा, तो ये सबसे ज़्यादा असर इस पे पड़ेगा। ज्योमेट्रिक पे सेकंड नंबर पे इसका असर पड़ेगा, और मीडियन और मोड पे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्रिक पे क्योंकि पावर लग जाएगी ना, ये 3 3 6 7 है तो 1/7 पावर लग जाएगी, तो ये छोटा हो जाएगा एकदम। अरिथमेटिक मीन में प्लस करके और डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा छोटा होगा नहीं है। इन विच डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, जो सी सी जो होता है वो पोसोन में होता है। थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लेना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा। व्हेन द पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज पेरिशेबल वी शुड यूज। पेरिशेबल का मतलब है कि पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। सो कौन सा मेथड, पॉपुलेशन खत्म हो सकती है तो सेंसस क्यों करेंगे भाई हम? पॉपुलेशन एक एक को पूछने गए, इतना पैसा लगा, टाइम लगा, और वो पेरिशेबल है कि अभी तो पॉपुलेशन है। कबूतर गिनने थे, एक से गिनना स्टार्ट किया और वो उड़ गए। ठीक है, तो ऐसा काम कर नहीं करना, सेंसस मेथड नहीं लगेगा। बहुत सेंसस सैंपल सैंपल मेथड लगेगा। तो सैंपल मेथड कब लगता है? या तो पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, सर के बाल है, या इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, क्योंकि वो पेरिसेबल है। अगर ऐसा सिनेरियो है कि पॉसिबल ही नहीं है तो सैंपल मेथड देखो, 1/1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर की खोपड़ी में से बाल गिनो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो एरिया के हिसाब से। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब काई स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होती है? आपने देखा होगा काई स्क्वायर एक्स एक्सिस के इधर ही बनता है ऐसे। ठीक है। chi-square statistics is always positive because it is based on squared difference of observed and expected frequencies। मतलब स्क्वायर करके डिफरेंस करते हैं, और ये डिफरेंस होता है ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का, तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। काई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर 8 18, ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन आ गया है। 8 और 18 का ज्योमेट्रिक मीन ये होगा, यानी 8 × 18 की पावर 1/2। 18 8 कितना हो गया? 144। इसका रूट आ गया 12। सी। बड़े धक्के का सिद्धांत किस पर बल देता है? बड़े निवेश पर। स्वर्ण युग की अवधारणा, जॉन रॉबिन्सन। आगत निर्गत तकनीक की खोज, लियोन्टिफ। भारत में सोलो का आर्थिक वृद्धि मॉडल,
आंशिक रूप से लागू होता है। आर्थिक वृद्धि का कोल्डर मॉडल कहाँ लागू नहीं होता? विकसित राष्ट्रों पे। जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में अवरोध है, सिंगर ने कहा था। आर्थिक नियोजन का विचार इसके वर्तमान स्वरूप में रसिया में स्टालिन ने सबसे पहले पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी थी 1928 में। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ। कौन सा माध्य चर मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? वो है समांतर माध्य। कौन से बंटन के माध्य और प्रसरण बराबर होते हैं? वो है पाइसन या पोसोन जो भी बोलते हैं। जब अध्ययन किए जाने वाले समग्र नाशवान हो, समग्र यानी पॉपुलेशन नाशवान इन पेरिशेबल हो, तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? प्रतिदर्श रीति। प्रतिदर्श लेना चाहिए, न कि पूरा समग्र। काई वर्ग का परिगणित मूल्य होता है सदा धनात्मक। दो अंक 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य 18 8 144 और 12। ठीक है। 31 क्वेश्चन, द एमपीसी इज जीरो, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी 1/1 माइनस एमपीसी। काफी इजी आ गया ये। अगर जीरो है तो 1/1 कितना हो गया? 1। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर आपको नहीं निकालने आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको एक्स स्क्वायर है, इसको ग्राफ पे बनाते हैं तो ये इस टाइप का कुछ बनता है ना? किधर भी मूव हो सकता है। इसका रूट का मतलब है कि यहाँ से एक्स एक्सिस गुजर रही है मतलब इस वैल्यू पे इस पूरे का मान, एक्स की ये वैल्यू है एक x1 और एक है x2। x1 को इसमें रखेंगे और ये है y एक्सिस, है ना? और y एक्सिस, y की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। सो x1 की इस वैल्यू पे y की वैल्यू 0 है, तो ये इसका मूल हो गया। x2 रखने पे भी 0। सो अगर आपको नहीं आता तो आप इसमें से रख रख के देख लो किस में ये 0 हो जाए। और अगर सोल्व करना है तो सिंपल, कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना है? माइनस 18x स्क्वायर। तो 3x को ऐसे तोड़ के रखेंगे कि माइनस 18x स्क्वायर आ जाए। तो 3x को तोड़ना है और माइनस आना चाहिए। माइनस आना चाहिए यानी एक ज़्यादा होगा और उसमें से घटाना है कुछ, तो वो आएगा 6x माइनस 3x। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x स्क्वायर आ रहा है, और 6x में से 3x घटा रहे हैं तो 3 आ रहे हैं, और माइनस भी आ रहा है क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। ऐसे ही होता है, ठीक है। जो पहली बार कर रहा है उसको लग रहा होगा ये क्या हो गया। अब इसमें से x कॉमन ले लो, x प्लस 6, और यहाँ से -3 कॉमन ले लो, x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 6 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ बचा -3। इन दोनों में से जीरो, या तो ये जीरो है या ये जीरो। अगर ये जीरो होता है तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x हो गया -6, और ये जीरो हुआ तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x हो गया 3। -6 और 3। तो आप रख रख के देख लेना, जल्दी हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स इन साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 3 कॉइन्स। 3 सिक्के उछाले हमने एक साथ, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, यानी 2 या 3। 3 सिक्के उछाले तो क्या क्या आ सकता है, पहले देख लेते हैं। टेल टेल टेल, टेल टेल हेड। टेल, एक हेड आ गया। सपोज एक हेड यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे है, ठीक है। अब चार हो गए, ये चारों होंगे हेड के लिए। कैसे? हेड हेड हेड, हेड हेड, एक टेल आ गया, हेड, एक टेल यहाँ आ गया, और एक टेल यहाँ आ गया। तो टोटल 8 सिनेरियो बनेंगे। 8 कैसे बनते हैं? इसके दो हैं, इसके दो हैं, इसके दो हैं, तो एक साथ उछाल रहे हैं तो एंड लगता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और लगता तो जुड़ता, एंड लगता तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 8 सिनेरियो, इनमें से कौन से तो वो सिनेरियो है जहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड आ रहे हैं? तो इसमें भी एटलीस्ट 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, तो 4 सिनेरियो है। 4/8 तो हो गया 1/2। समझ में आ गया ना ये, कि 3 सिक्के उछाल रहे हैं, एक ऐसा सिनेरियो जिसमें तीनों टेल आ गए, फिर ये 3 ऐसे सिनेरियो जिसमें 2 टेल और एक हेड आ रहा है। तो एक हेड, पहला हेड आ रहा है या दूसरा सिक्का हेड आ रहा है या तीसरा सिक्का हेड आ रहा। सेम यहाँ पे ये टेल के लिए किया है, ये ऐसा हेड के लिए कर दोगे। और 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल सिनेरियो ये बता दिए, 4 4 8। और उनमें से 4 सिनेरियो ऐसे हैं जो कम से कम एटलीस्ट 2 हेड के हैं, 4/8। इन केस ऑफ 2 वेरिएबल्स देयर विल बी ओनली 1 रिग्रेशन लाइन। एक रिग्रेशन लाइन कब होगी? 2 रिग्रेशन लाइन है ऐसे,
पैरेलल है ये। और एक कब होगी, जब ये ऊपर नीचे ऊपर चढ़ जाए, ऐसे रिग्रेशन लाइन ऊपर चढ़ जाए। तो ऊपर चढ़ जाए तब क्या होगा, या तो आर हाईली कोरिलेटेड है या हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, यानी 1 - 1। ये होगा इसका ऑप्शन। दोबारा पढ़ लेना इसको। टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये अच्छा क्वेश्चन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है, एक सेकेंड, 70, हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी विल ऑकर। तो नाइदर ए यानी ए डैश, नॉर बी यानी बी डैश, एंड दोनों ऑकर नहीं करनी चाहिए तो इंटरसेक्शन लग जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है 1 - P ए यूनियन बी। ठीक है। ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया। पी ए पी बी दे रखा है अपने को 1/5 प्लस 1/3। इन दोनों को जोड़ोगे 15 लघुत्तम आ गया, 5×3 = 15, 3×5 = 15, 8/15। तो 1 - 8/15 कितना हो गया, 7/15। आप ऐसे भी करके देख सकते हो। वेन डायग्राम से सबसे सही होता है। देखो ये ए है और ये बी है, ये दोनों बिल्कुल भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग है। ये 1/5 है और ये 1/3 है, और ये अपना पूरा यूनिवर्स है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि न तो ए हो, ए भी ना हो और बी भी ना हो, तो किसकी प्रोबेबिलिटी है, बाहर वाले की पूरे की। तो बाहर वाला क्या है, 100%, यानी एक, एक में से घटा दो ए और घटा दो बी, 1/5 1/3, तो ये अपना आ जाएगा 7/15। तो वेन डायग्राम से कर दिया करो। व्हाट काइंड ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज फीस। फीस किस टाइप का पब्लिक रेवेन्यू, क्या टैक्स रेवेन्यू है, क्या नहीं है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है। 76 में चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ टैक्स बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू सेकंड पर्सन इज कॉल्ड टैक्स शिफ्टिंग। इजी क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू, दोनों से रिलेटेड बताया है 77 में। डाल्टन ने दिया था ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का जो प्रिंसिपल है, ये दिया था डाल्टन ने। और वो क्या बोलता है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बराबर हो तो मैक्सिमम सोशल बेनिफिट होता है। और ये दोनों से रिलेटेड है, सी हो जाएगा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी में डिफिसिट फाइनेंसिंग फिस्कल और मॉनेटरी दोनों में यूज होता है, मतलब दोनों कंबाइन करके करते हैं। पब्लिक डेट जो है वो फिस्कल की है, पब्लिक बोरोइंग बोल सकते हैं इसको। टैक्स है वो भी फिस्कल की, और इंटरेस्ट रेट जो है वो आरबीआई करेगी, तो ये मॉनेटरी का हो गया। ठीक है। डिफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है, प्राइस कंट्रोल होता है, प्राइस बढ़ता है गिरता है, क्या होता है। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग से प्राइस बढ़ता है, यानी इन्फ्लेशन आता है। क्यों आता है, इसका रीजन पता है, क्यों क्यों प्राइस बढ़ता है। डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि या तो देखो गवर्नमेंट ने बजट बना दिया जिसमें उसको आय तो हुई कम और खर्चे बढ़ गए ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो गया। और इकोनॉमी में कुछ वस्तुएं, सपोज 1000 वस्तुएं पड़ी हुई है 1 1 रुपए की, ठीक है, और इकोनॉमी में 1000 ही रुपए थे। अब गवर्नमेंट को घाटा लग गया तो वो क्या करेगी, या तो रुपए प्रिंट कर दिए उसने, 1000 रुपए और प्रिंट कर दिए, या बोरो करके ले आई, तो रुपए हो गए 2000 इकोनॉमी में। तो वस्तुएं तो बढ़ी नहीं ना, वस्तुएं तो 1000 ही हैं। तो इन वस्तुएं पहले जो 1 रुपए की आ रही थी, मनी सप्लाई बढ़ने से 2 रुपए की आने लग जाएगी। वस्तुएं बढ़ी नहीं, गवर्नमेंट ने पैसे ज्यादा छाप दिए, पैसे ज्यादा छाप दोगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ए हो जाएगा इसमें। जीरो बेस बजटिंग सबसे पहले अडॉप्ट कब हुई थी इंडिया में, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। जीरो बेस्ड बजटिंग जो हुई थी वो हुई थी डी 87 88 में। मेथड दैट रिक्वायर्स, तो जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब है, पहले क्या होता था कि बजट
जो बनाते थे वो बोलते थे कि पिछले साल हमने 150 रुपये लिए थे, इस डिपार्टमेंट में 150 करोड़ सपोज लिए थे, तो इस बार हम उसका 10% या 5% ही ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हम बस 150 का 165 ही कर रहे हैं। तो ये होता था। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग का क्या मतलब है कि अगले साल तुम 150 लो, 165 लो, लेकिन पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है। हर 165 है उसका पूरे का पूरा हिसाब देना पड़ेगा। मेथड दैट रिक्वायर्स ऑल एक्सपेंसेस टू बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड फॉर ईच न्यू बजट पीरियड। इट इज ऑल्सो नोन एज सनसेट बजट सिस्टम। सनसेट, सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, तो वापस शुरू से स्टार्ट करो। जीरो बेस्ड बजटिंग। हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस? तो फंक्शनल फाइनेंस का आपको पता है कि उधार लेके घी पियो। गवर्नमेंट शुड फाइनेंस इटसेल्फ टू मीट गोल्स। गवर्नमेंट के कुछ गोल्स हैं, कुछ रोल्स, कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ करना। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बजट, बैलेंस बजट करने की बजाय बजट गया भाड़ में, उधार उधार लेके लोगों के कल्याण के लिए उनको रोजगार देना चाहिए, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना चाहिए और विकास होना चाहिए। ठीक है, ये बोलता है फंक्शनल फाइनेंस। और ये किसने दिया था? एपी लर्नर ने। इंडियन टैक्स सिस्टम प्रोपोर्शनल है, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, डिग्रेसिव? यह है डिग्रेसिव। डिग्रेसिव क्या होता है? प्रोपोर्शनल प्लस प्रोग्रेसिव। प्रोपोर्शनल प्लस प्रोग्रेसिव को डिग्रेसिव बोलते हैं। द टैक्स रेट इंक्रीजेस विथ इनकम बट देन रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट। इनकम बढ़ रही है तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन ऐसे इंक्रीज कर रही है कि 10 लाख और 15 लाख के लिए 20% है, तो ये कांस्टेंट हो गया ना 20%, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल। लेकिन फिर प्रोग्रेसिव क्या हुआ? 15 से 20 लाख के लिए 30% है, तो बढ़ गई। तो ये प्रोग्रेसिव भी होगी, प्रोपोर्शनल भी होगी। प्रोपोर्शनल तो ये है कि 11 लाख है, 12 लाख है, 13 लाख है, फिक्स परसेंटेज ही देना पड़ रहा है, तो वो तो प्रोपोर्शन हो गया। लेकिन बढ़ने के साथ साथ बढ़ भी रहा है ना, ब्रैकेट बढ़ रहे हैं, तो ये हो गया डिग्रेसिव। एमपीसी का शून्य हो तो गुणक का वैल्यू 1/1 माइनस शून्य 1। इसके मूल अभी बताए थे -6 और 3, रख के देख लो। 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2 होगी, 4/8। दो चरों के स्थिति में केवल एक ही प्रतिगमन रेखा होगी, ये वाली। दो घटनाएं अपवर्जीय हैं। एक तो अपवर्जीय ऐसे बनाया था, देखो ये है पूरा यूनिवर्स, एक 100% उसमें से ये ए और बी है। अपवर्जीय है मतलब काट नहीं रहे बिल्कुल भी। ए की वैल्यू 1/5 है, इसकी वैल्यू 1/3 है। तो ए तथा नए के घटित होने की प्रायिकता यानी बाहर वाला पूरा बताओ। तो बाहर वाला हो गया 1 माइनस 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, तो आएगा 7/15। शुल्क किस प्रकार का लोक आगम है? किस प्रकार का लोक आगम है भाई बताओ? तो है गैर कराय है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर कर का स्थानांतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? 76 में कर विवर्तन कहते हैं, टैक्स शिफ्टिंग। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत संबंधित है दोनों से। इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति एक उपकरण नहीं है? ब्याज दर नीति नहीं है, ब्याज दर करेगा अपेक्स बैंक। घाटे की वित्त व्यवस्था बताती है, कीमत वृद्धि करती है घाटे की वित्त व्यवस्था। उधार लेके करोगे तो वस्तुएं तो फिक्स रह जाएंगी और पैसे हो जाएंगे ज्यादा, तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी। भारत में शून्य आधार बजट कब आया था? 80 में, 87 88। कार्यात्मक वित्त फंक्शनल फाइनेंस, एपी लर्नर ने। भारतीय कर प्रणाली है अधोगामी, जो अनुपातिक और प्रगतिशील के मिश्रण को अधोगामी कहते हैं। वैट सिस्टम वाज फर्स्ट इनिशिएटेड। वैट सबसे पहले कहाँ आया था? फ्रांस में आया था वैट सिस्टम। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू? सो कॉमर्शियल रेवेन्यू भी है, टैक्स भी है, एडमिशन, गिफ्ट्स और ग्रांट्स है ना, वो रेगुलर सोर्स नहीं है। गिफ्ट तो भाई किसी ने अब श्रीलंका को इंडिया ने गिफ्ट दे दिया तो हर बार थोड़ी दे देगा, रेगुलर सोर्स नहीं है। तो इसमें 84 में, 84 या ना 84 में डी। हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम सेक्रीफाइस? सो मिनिमम सेक्रीफाइस जो है उसका प्रिंसिपल दिया था एजवर्थ ने। और मिनिमम सेक्रीफाइस है क्या? द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम सेक्रीफाइस इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल हु रिसीव द लीस्ट यूटिलिटी फ्रॉम मनी। कि ओवरऑल जो सोसाइटी का सेक्रीफाइस मिनिमम होना चाहिए। मतलब अभी तो ऐसे हो रहा है ना कि भाई गरीब से भी उतना ही टैक्स ले रहे हैं, अमीर से भी ऑलमोस्ट उतना ही। लेकिन यूटिलिटी, गरीब के लिए 100 रुपए की वैल्यू और अमीर के लिए 100 रुपए की वैल्यू का फर्क है ना। गरीब के लिए तो 100 रुपए भगवान है। तो
ये जो बोलता है मिनिमम सेक्रीफाइस का मतलब ये बोल रहा है कि गरीब से रुपए 1 रुपए का टैक्स लो और अमीर जो अरबपति है उनसे 1 करोड़ का टैक्स लो। और पीपल हु कैन अर्न मोर शुड पे मोर टैक्सेस। ठीक है। जिन जिनके लिए जितनी वैल्यू उस हिसाब से सेक्रीफाइस करो। तो ये एजवर्थ ने दिया था। पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस रिलेट्स टू इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। कैसे, क्या बोलता है ये? पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज इन ए स्टेप लाइक फैशन रेदर देन स्मूथली कंटिन्यूसली। कि ऐसे बढ़ता है वो, स्मूथली नहीं बढ़ता, तो बढ़ने पे है ये। विच एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। कौन सा एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड है? एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट, सी आएगा इसमें। द डिफ्यूजन थ्योरी इन टैक्सेशन वाज गिवन बाय मैन्सफील्ड एंड कनार्ड। वन वर्ड के हैं, थोड़े से याद कर लो। दैट्स दिस। तो डिफ्यूजन थ्योरी क्या कहती है कि टैक्स का, जैसे पानी, समुद्र है ना ये, इसमें एक पत्थर डालते हो तो पानी, लहरें उठती है ना, वो सब जगह फैल जाती है। तो वैसा ही टैक्स का इफेक्ट होता है, डिफ्यूज होता है। द थ्योरी स्टेट्स दैट द टैक्स बर्डन ऑटोमेटिकली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी थ्रू टैक्स शिफ्टिंग। तो एक पे लगाते हो लेकिन टैक्स शिफ्ट करते करते सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये है डिफ्यूजन थ्योरी। इफ पर यूनिट टैक्स इज इम्पोज देन विच कर्व विल बी शिफ्ट अपवर्ड। पर यूनिट टैक्स बढ़ने से क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट भी, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी तो एवरेज कॉस्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें डी आ जाएगा दोनों। रेचेट इफेक्ट, रेचेट इफेक्ट ड्यूसेनबेरी ने दिया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में। और उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई अमीर है, कोई एमएलए है और वो अभी गरीब हो गया, अब सीट नहीं है उसके पास, तो क्या वो स्कॉर्पियो बोलेरो में घूमना, काली थार में जाना छोड़ देगा? नहीं। इफ इनकम फॉल्स देन कंजम्पशन शुड फॉल प्रोपोर्शनली विद द मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। मतलब जनरली ये होता है कि एमपीसी के साथ साथ इनकम कम हुई तो उसका कंजम्पशन कम होना चाहिए, लेकिन ड्यूशनबेरी ने बोला प्रैक्टिकली, आपकी बातें कागजों में सही लगती है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि वंस कंजम्पशन हैबिट्स आर एक्वायर्ड इट इज हार्ड टू गेट रिड ऑफ देम। सो रेचेट को मैं कैसे याद करता हूँ? फ्रेंड्स में रेचल है, रेचल एक, तो वो अपने पापा का घर छोड़ के आ जाती है लेकिन फिर भी पापा के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करती रहती है, क्योंकि वो गरीब हो गई है, वो अमीर बाप की औलाद थी, शादी से भाग के आ जाती है लेकिन फिर भी अपने पापा के कार्ड स्वाइप करवाती रहती है, तो उसकी आदत नहीं जाती है। तो वही है रेचेट इफेक्ट, रेचेट का रेचल से। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी सप्लाई इन टोबिन्स क्यू थ्योरी इज थ्रू। सो टोबिन का क्यू, क्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है टोटल एसेट है ये नीचे, तो कि एक्चुअल में जो फर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और ये है इसका मार्केट वैल्यू, कि उसके शेयर के हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। सो अगर टोटल एसेट से मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब कि मार्केट को लग रहा है ओवर वैल्यू कर रखा है उन्होंने फर्म को, और मार्केट को लग रहा है कि पोटेंशियल है। तो अगर क्यू ग्रेटर देन 1 है तो ही फर्म स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये स्टॉक और ये किससे रिलेटेड बातें हो रही है? ये हो रही है शेयर प्राइस से रिलेटेड। चिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बिलीव्स दैट मनी सप्लाई शुड बी स्टेबलाइज्ड। क्या था चिकागो के? कौन कौन थे? जेकब वाइनर, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट लुकास, स्टल्ट्स, शुल्ट्स बोल सकते हैं उसको। फ्री मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए, वो बोलते थे फ्री मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए और मनी सप्लाई स्टेबल होनी चाहिए। सर्वप्रथम वेट प्रणाली कहाँ आई? फ्रांस में। सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है, उपहार नहीं है भाई। न्यूनतम त्याग किसने किया था? न्यूनतम त्याग किसने किया था? अभी तो बताया था, एजवर्थ ने। पीकॉक परिकल्पना किससे संबंधित है? पीकॉक वाला था बढ़ता लोक व्यय, इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। कौन सा व्यय आय व्यय लेखे में शामिल नहीं किया जाता? लोग उद्यमों, लोक उद्यमों पे व्यय। करारोपण में प्रसारण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कर्नाड। 88 में डी। यदि प्रति इकाई पर आरोपित करें तो कौन सा वक्र रूप से? दोनों वक्र। और रेचेट इफेक्ट, अनिवृत्ति प्रभाव, ड्यूसेनबेरी ने दिया था। टोबिन का क्यू जो है वो शेयर की कीमतों द्वारा अर्थशास्त्री को विश्वास है कि मुद्रा पूर्ति में स्थायित्व होना चाहिए। अंडर क्लासिकल एजम्पशन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ एन इकोनॉमी। क्लासिकल में क्या होता है? ये ऐसे खड़ा होता है एग्रीगेट सप्लाई।
क्यों होता है? क्योंकि क्लासिकल मानता है कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेगी और सारे संसाधन फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेंगे। ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड जो है वो केवल प्राइस, एग्रीगेट डिमांड से प्राइस चेंज होगा, नीचे ऊपर नीचे आएगा, एग्रीगेट डिमांड ऐसे चेंज होगी ना, तो प्राइस चेंज होगा लेकिन आउटपुट फिक्स रहेगा और आउटपुट एकदम फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेगा। तो अगर ये क्लासिकल के एजम्पशन मानेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई ऐसे आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? वर्टिकल लाइन 93 में डी। ओकुन्स लॉ shows the relationship between, अब ओकुन जैसे सिलेबस में दिया हुआ तो ओकुन का बस बेसिक डेफिनेशन ही आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन गेव एम्फेसिस इन हिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ऑन, किस पे दिया था उन्होंने 95 में? डिमांड फॉर मनी। उन्होंने क्या बोला था? मनी एक एसेट है, मनी एक लग्जरी गुड है। मनी डिमांड सेम एज डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, कि लोग मनी की वैसे डिमांड करते हैं जैसे उनको फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, ड्यूरेबल गुड्स चाहिए, वैसे ही वो मनी की डिमांड करते हैं और एक लग्जरी गुड है। तो उन्होंने डिमांड फॉर मनी पे जोर दिया था। ए डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों इन्फ्लेशन देखते हैं, प्राइस चेंज को देखते हैं ना, डिफरेंस क्या है? ये तो एक बास्केट ऑफ गुड्स को देखता है, डिफ्लेटर सबको देखता है, पूरी जीडीपी को देखता है, सारी चीजों को देखता है। तो क्या करता है ये? एडजस्टिंग फॉर चेंज इन द प्राइस लेवल। 96 में डी। अंडर केंशियन लिक्विडिटी ट्रैप कंडीशंस एंड ट्रैप कंडीशंस एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सो लिक्विडिटी ट्रैप है, ऐसे मनी सप्लाई में इंक्रीज करोगे तो क्या चेंज होगा? कुछ चेंज आएगा? किसी पे कोई चेंज नहीं आएगा। केवल केवल क्या होगा? आइडल बैलेंस, लोग कैश घर पे पड़ा रहेगा, मनी सप्लाई कितना ही चेंज कर दो। नो इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, बस ये बढ़ेगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। हाई पावर्ड मनी क्या है? हाई पावर्ड मनी है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। आउट द ओड, ओड को पहचानो, बैंक रेट, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर और कॉल मनी रेट। तो यही हो गया ओड। कॉल मनी रेट क्या होती है? इंटरेस्ट रेट होती है जिसपे छोटे लोन, 1 से 14 दिन के लोन होते हैं ना, वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उनको तुरंत उनकी लाइबिलिटी को आ जाती है तो छोटे मोटे लोन लेते हैं जिस रेट पे, उसको कॉल मनी रेट बोलते हैं, जो कि इनसे अलग है क्योंकि ये सब आरबीआई के कंट्रोल करने के मेजर है ना, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के, जबकि ये दूसरी चीज है। मनी इज सेड टू बी न्यूट्रल। मनी न्यूट्रल है कब? जब वो रियल वेरिएबल को इफेक्ट करे, मतलब सॉरी, डज नॉट इफेक्ट द रियल वेरिएबल्स इन इकोनॉमी, मतलब प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट रियल वेरिएबल को इफेक्ट ना करे। ठीक है, हिंदी वाले देख लेते हैं। क्लासिकल मानते अनुसार आर्थिक का पुल चक्कर लंबवत रेखा है क्या? लंबवत रेखा। ओकन का नियम, बेरोजगारी और समृद्धि। मिल्टन फ्रीडमैन में मुद्रा की मांग पे बल दिया। अविस्फीतिक एक तकनीक है। अविस्फीति क्या होता है? अविस्फीतिक डिफ्लेटर है क्या? कीमत स्तर, केन्स के तरलता, ब्याज दर, निवेश, रोजगार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उच्च शक्ति मुद्रा में सम्मिलित, प्रचलन में करेंसी और केंद्रीय, हाई पावर्ड मनी। असंबंधित को बाहर कीजिए, त्वरित मुद्रा दर, मुद्रा को तटस्थ कहा जाता है, वास्तविक दरों से प्रभावित ना करे। ठीक है, कुछ बचा है इस पे? नहीं बचा है। सो थैंक यू अगर यहाँ तक बने हुए हो, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब ना भी करो लेकिन शेयर कर दो अपने सहपाठियों के साथ, अच्छा लगा। और इसको 2x पे करके आपने देखा होगा। प्लस चौधरी इकोनॉमिक्स अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ले लेना पीडीएफ। थैंक यू, गुड बाय।